जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 50 क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे 20 से 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मुझे यहां पर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, सारे चैप्टर यानी ऑल चैप्टर को हम खंगालने वाले हैं साहित्य के साथ। पहला क्वेश्चन, स्रा एक क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इनमें जो है किन दो वर्णों को शामिल किया जाता है? देखिएगा, वैसे स्रा की बात करें तो स्रा के अलावा आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है कि स्रा है, एक आपका ज्ञा होता है, एक आपका त्रा होता है ना? जल्दी से बताइए। एक होता है आपका छा होता है। तो ये चार होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहां पर एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि स्रा जो होता है यह क्या होता है? यह जो है सा और रा से, लेकिन ये पूरा नहीं है, यहां पर हलंत लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में तो केवल ये पूछा गया है कि ये बता दो कि स्रा जो है वो दो वर्णों से मिलकर बनता तो है, लेकिन कौन से? वो बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, है ना? सी के साथ लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक होगा, क्योंकि यही वाला ऑप्शन सबसे सटीक बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर आपसे कहता है कि अठन्नी में कौन सा समास है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ही ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब भी कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा जाए कि कोई संख्या आ रही है, क्या कोई संख्या का प्रमाण मिल रहा है? हाँ, संख्या का प्रमाण अगर मिल रहा है कि अठन्नी हो, चवन्नी हो, कुछ भी हो, अगर कोई डिजिट आ रहा है तो बेटा वहां पर द्विगु समास होगा, क्योंकि संख्यावाची पद प्रधान होता है द्विगु समास में। और समास के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? टाइप आप दोस्तों कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक और कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है, यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से ध्यान शब्द में कौन सा समास है? तो पहली बात, कोई भी समास को करने से पहले एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, एक ट्रिक यूज करिएगा कि उसको तोड़ लीजिएगा। जैसे ध्यान मग्न को आप तोड़ना चाहते हो तो ध्यान और मग्न में हो जाएगा ये ब्रेक। तो ध्यान में मग्न, है ना? हम कहेंगे किसमें मग्न? ध्यान में मग्न। जिस तरीके से विभक्तियों का प्रारूप होता है और विभक्तियों वाले सारे समास तत्पुरुष में जाते हैं, और वो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? क्योंकि विभक्ति में आ रहा है अधिकरण, तो यहां पर तत्पुरुष होगा। लेकिन कौन सा तत्पुरुष? तत्पुरुष डीप में अगर जाएगा तो वो होगा अधिकरण तत्पुरुष। बोलो राइट ना दोस्तों? अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्रत्यय, आपको लॉक करना है। बहुत सुंदर। देखिए, क्वेश्चन क्या है? आज तो भैया तोड़ेंगे। जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे यहां पर क्वेश्चंस को उखाड़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके कॉन्सेप्ट में है, कहता है जुआरी शब्द में। आप देखिए, जब भी आप जुआरी की बात करोगे तो मुझे लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट में आपको ये अगर नहीं पता है तो मैं मान लेता हूं। देखिए, प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है? प्रत्यय हमेशा पा माने प्रत्यय, पा माने पीछे, ऐसे आप कर लो ट्रिक। हमेशा पा माने प्रत्यय, पा माने पीछे, यानी प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो इसलिए आरी वर्ड आ जाएगा। क्योंकि जुआरी बार बार बोलिएगा, बार बार रिपीट करिएगा, तो वहां पर एक तो जुआ अलग हो जाएगा और आरी अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर 5 नंबर। देखिए, यहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है मैं आपको बता देता हूं विद फिगर के साथ। आपको यहां पर फिगर के साथ समझना होगा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। अगर अलंकार की बात करें तो अलंकार के प्रारूप को जानने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिएगा, क्या अलंकार के प्रारूप को जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार को तोड़ा जाता है अलम धनकार में। क्या बेटा? अलम धनकार में तोड़ा जाता है। अलम का मतलब होता है आभूषण, आभूषण का मतलब होता है गहना। यानी जिस तरीके से स्त्री अपने गहने को पहनती है और बहुत सुंदर लगती है, इसी तरीके से काव्य का आभूषण होता है, अलंकार होता है। स्त्री का सौंदर्य होता है वो उसके गहने, काव्य का सौंदर्य है उसका अलंकार। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि काव्य का सौंदर्य क्या है, काव्य का आभूषण क्या है? काव्य का आभूषण है अलंकार, यानी ये वाला, यानी क्या है? अलंकार होता है। यहां पर आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रास, यमक, श्लेष ये क्या है? ये शब्द अलंकार है, शब्द के द्वारा, वर्ण के द्वारा। लेकिन रूपक अलंकार में थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे जान लीजिएगा। देखिएगा, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति आता है। अर्थालंकार में देखिए रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, विरोधाभास है, संदेह है ना? इतने ही आपको याद रखने हैं। और उभयालंकार का मतलब होता है जहां पर शब्दालंकार और अर्थालंकार का दोनों का मिला जुला रूप मिलता है। तो आंसर बेटा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के साथ। बोलो राइट ना? अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे, 6 नंबर आपके स्क्रीन पर है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा संधि उदाहरण के रूप में नहीं है? आपको बताना है। चलो भैया, बहुत सुंदर। गुरुजी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। चलो, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या मेरी तरफ से नेटवर्क इशू आ रहा है? मैं चेक कर लेता हूं। नहीं बेटा, मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। आप अपने नेटवर्क को खंगालें, और आपका नेटवर्क थोड़ा वीक होगा क्योंकि मौसम है खराब। मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। यहां पर देखिएगा, देवर्षि में देवधन ऋषि होता है, नरधन ईश हो सकता है, नारीधन इंद्र हो सकता है, लेकिन सम्राट नहीं बनेगा। सम्राट ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। हम बी की तरफ चलेंगे, बी फॉर ब्रिलियंट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 7 नंबर। एक कॉन्सेप्ट आपके लिए। चलो भाई बताओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिएगा, बीमार पड़ना हो सकता है, नशे की आदत पड़ जाना होता है, प्रभावशाली होना होता है, प्रभाव पड़ना। अब देखो, कहता ना उसको हवा लग गई, कैसे कहते हैं? देखिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, यानी जितने भी होते हैं हमारे माता पिता होते हैं, तो कहा जाता है कि उसको तो उस शहर की हवा लग गई। बोलना, हवा लगने का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। प्रभाव पड़ना यानी बाहर की हवा लगने का मतलब होता है उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ा है, वो नशा करने लगा है, वो सिगरेट पीने लगा है, वो ये करने लगा है ना? तो ये क्या होता है? हवा लगने का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, टू इफेक्ट की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। आपसे कहता है, क्या कहता है? कहता है भैया, आ उपसर्ग से बना शब्द है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कठिन हो सकता है, कठिन कॉन्सेप्ट हो सकता है। देखिए देखिए, अधपका में देखिए अध आ सकता है, नहीं होगा। अवगत में अगर हम आ निकाल लेंगे तो बगत बचेगा, तो बगत का कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता है। अगर हम देखें अनहित में निहित आता है, कोई मतलब नहीं होता है, तो हम कहेंगे आ निकाल लो और था छोड़ दो। था का मतलब पता है क्या होता है? था का मतलब उसकी कीमत को जानना, उसकी गहराई को जानना, है ना? तो यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, जवाब देना है ताल ठोक कर। देखिएगा, आपसे कहता है कि सभी महाप्राण वर्णों को बताइए। महाप्राण का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। महाप्राण, अल्पप्राण पीले से लिखा है, तो जितने पीले अक्षर हैं वो अल्पप्राण है। महाप्राण व्हाइट से लिखा है, जितने व्हाइट अक्षर हैं वो क्या वर्ण है? वो हमारे महाप्राण है। तो महाप्राण का कॉन्सेप्ट यह है कि दूसरे और चौथे, क्या ध्यान दीजिएगा, दूसरे और चौथे वर्ग में आने वाले सभी वर्ण क्या होते हैं? वो होते हैं महाप्राण होते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं कि का को छोड़ दीजिएगा खा, गा को छोड़ दीजिएगा घा, ये क्या है? ये दूसरे पर है और ये चौथा वर्ग है। तो आप देखिएगा, ये काखा आ रहा है और इधर से ठा उठा लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चेक किया, फर्स्ट ही आंसर हो गया। अब देखिए, ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसलिए नहीं हो सकता है कि आप जब धा को देखोगे तो चलो ठीक है, धा मिल जाएगा, लेकिन आप जब चा को देखोगे तो चा तो अल्पप्राण में आ रहा, तो नहीं होगा। आप मां को देखोगे तो मां तो अल्पप्राण में आ रहा, नहीं होगा। आप या को देखोगे अल्पप्राण में आ रहा, नहीं होगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि दूसरे और चौथे वर्ग का हर व्यंजन महाप्राण होता है, और पहले और तीसरे और पांचवें का व्यंजन हमेशा अल्पप्राण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा क्या होगा? ए फॉर अजमेर होगा, बी फॉर बिहार होगा, सी फॉर चेन्नई होगा, और डी फॉर दिल्ली होगा। क्या हो सकता है ऑप्शन? मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, इसका सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मतलब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, रीजन ही नहीं है। देखिएगा, यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता। मैं 4 से 5 आपको कॉन्सेप्ट यहीं पर बता देता हूं। देखिए, हमेशा आपको याद रखना है, क्या? हमेशा आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कंडीशनल वाक्य, क्या बेटा? कंडीशनल वाक्य, यदि पढ़ाई की होती तो परीक्षा में, यदि परीक्षा के लिए पढ़ाई की होती तो पास हो गए होते। मेरी बात समझ रहे ना? तो पास हो गए होते। यदि वर्षा होती तो फिर क्या होता? फसल नहीं सूखती, है ना? फसल नहीं सूखती। तो यह बताइएगा, यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, या कुछ भी होता। तो बताइए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो ऑप्शन जाएगा संकेतवाचक के साथ। देखिए, जब भी आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो इसमें कंडीशनल वाक्य होते हैं कि अगर आपने दिया होता तभी तो मैं आता, अगर तुम पढ़े होते तभी तो पास होते, अगर तुम समय से पहुंचे होते तो रेलगाड़ी नहीं छूटती, है ना? अगर तुम सही समय पर पहुंचे होते स्टेशन तो रेलगाड़ी नहीं छूटती। तो कंडीशंस जब आ जाए तो संकेतवाचक होता है, यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं क्या कहता हूं? संकेतवाचक हो जाएगा जहां पर कंडीशंस आ जाए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ही ऐसा होगा। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, यहां पर अगर हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े तो आंसर क्या होगा? तो मैं कहता हूं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जन्मदाता कहा जाता है। अगर हम अंधेर नगरी की बात करेंगे, अंधेर नगरी की बात करेंगे तो इन्होंने बहुत योगदान दिया है। अगर हम भारत की दुर्दशा की बात करेंगे तो इनकी एक रचना है, ठीक है ना? तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को एक नई चाल में ढाला है, तो इसलिए आंसर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा उद्यत का विलोम शब्द होगा? यानी उद्यत का विलोम शब्द क्या होगा? ये आपको एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम में 100 से ज्यादा बार मिला होगा, और आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर पीवाई क्यूब्स लगाए होंगे तो मुझे लगता है कि आपने इस चीज को देखा होगा। उद्यत का विलोम होता है सौम्य होता है, इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, टॉप 100 विलोम शब्द में इसका नाम आता है। अगला, किसी छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। देखिएगा, छंद की बात करें तो छंद में आपका दोहा सोरठा आ जाता है, कुंडलिया आ जाता है, चौपाई आ जाती है, बरवय आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन एक ऐसा है छंद जो शुरू भी वहीं से होगा और खत्म भी वहीं से होगा। यानी अगर शुरू जिस शब्द से हुआ है उसी शब्द पर खत्म होगा, याद रखिएगा। तो यार याद रखना है, क्या भैया? याद रखना है कि जो कुंडलिया है ना, हाँ जी, कुंडलिया की अगर मैं बात करता हूं तो कुंडलिया ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? कुंडलिया ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुंडलिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में कई बार यह भी आता है,
कुंडलिया का निर्माण किससे होता है? तो कुंडलिया का निर्माण होता है दोहा प्लस रोला से होता है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो दोहा और रोला जब मिलते हैं, जब इनका आपस में संयोग होता है तो कुंडलिया का निर्माण होता है। और कुंडलिया में जो चरण होते हैं, एग्जाम में ये भी आता है, तो 6 चरण होते हैं और जिस शब्द से, जिस पंक्ति से वो शुरू होता है और वही अंतिम शब्द होता है, यानी शुरू भी वहीं से और खत्म भी वहीं पर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। मुझे नहीं लगता कि ये कोई कॉन्सेप्ट एग्जाम से बाहर जाएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं शिद्दत से पढ़ लीजिएगा। बहुत बढ़िया। कैसे हो आप सब? मेरा एक बार सभी बच्चे यहां पर कमेंट करके बताएंगे ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक भा है ना? कैसन हा, कैसन हो? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। दिए गए विकल्पों में जलद शब्द में कौन सा समास होगा? जलद की बात करें, देखिए अगर हम जलद की बात कर लें तो हमारा बहुब्री समास होगा। अगर हम जलद की बात कर लें तो हमारा बहुब्री समास होगा। अगर हम जलद की बात कर लें, देखिए धी की बात कर लें तो हमारा, क्योंकि बादल और समुद्र और कमल ये क्या है? ये दोस्तों मैं कह सकता हूं कि बहुब्री समास की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी शब्द हमारे योग रूढ़ में आ जाते हैं। क्लियर है ना दोस्तों? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक बा, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर जी कैसन बा? हम भी ठीक बा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हम भी ठीक बा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। ताल ठोककर क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। अलंकार बताएंगे। कहता है सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। हम कहते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक वर्ण होता है, एक शब्द होता है। जहां पर वर्ण की आवृत्ति होगी तो बेटा वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जहां पर शब्द की आवृत्ति होगी वहां पर यमक अलंकार होगा। तो यह बताइएगा कि यमक अलंकार कहां पर होगा? सारंग एक शब्द है या वर्ण है? सारंग बेटा शब्द है। शब्द वो होता है जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता है और यहां पर यमक हो जाएगा क्योंकि यह शब्द है। एक चीज और बता दें कि यमक और श्लेष वगैरह, यमक और अनुप्रास वगैरह ये कैसे आते हैं? ये आते हैं आपके शब्द अलंकार में। तो अलंकार को मैं फिर से आपको डिफाइन करता हूं। अलंकार क्या है? अलंकार काव्य का सौंदर्य है, काव्य का आभूषण है। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से स्त्री अपने गहने को पहनकर बहुत सुंदर लगती है, तो कहीं ना कहीं हिंदी भी अपने गहने को पहनती है तो बहुत सुंदर लगती है। यानी अलंकार ही उसका आभूषण है। किसका? हिंदी का, गद्य का। क्वेश्चन नंबर 16। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? प्रबल में अगर देखा जाए तो प्रबल में मतलब प्रीफिक्स पूछा गया है। प्री माने पहले, तो मैं कहूंगा प्रबल में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी फॉर ब्रिलियंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर एक और उपसर्ग पूछ रहा है, बा उपसर्ग। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। देखिए आपसे कहते हैं दोस्तों, बदौलत बदनाम और बर्दाश्त बाकलम। देखिए यहां पर बाकलम कोई शब्द आपने नहीं पढ़ा होगा। बदनाम में अगर आप देखोगे तो बा जो है आपका क्या है, निकल जाएगा तो दनाम बचेगा। बा निकल जाएगा तो यहां पर ये कोई शब्द नहीं है। बाकलम में कोई शब्द नहीं है। और दौलत एक शब्द है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बा उपसर्ग आ रहा है। तो आंसर हमारा ए फॉर अजमेर हो जाने वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। 18 नंबर बहुत आसान नहीं है। 99% बच्चे यहां पर क्या हो जाने वाले हैं? फेल हो जाने वाले हैं। और 90% तो फेल होंगे ही होंगे। चलिए 10% में क्या आप आते हो? 10% में क्या आप पासिंग मार्क के क्राइटेरिया में आ रहे हो? 18 नंबर को पास करने वाले बच्चे कौन हैं? जरा बताइए। कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आंसर हमारा ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। मैं आपको बता देता हूं, ज्योत्सना एक राइट शब्द है। राइट यहां पर हो जाएगा। विश्लेषण भी, कवित्री भी राइट हो जाएगा। अनाधिकार ये गलत लिखा है। अनाधिकार को गलत लिखा है तो इसको शुद्ध करने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। अब अनाधिकार कोई शब्द ही नहीं होता है, होता एक्चुअल में क्या है? अनधिकार होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना दोस्तों? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चा कहता है कि कवित्री ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसा लिखा जाता है, तो याद रखिएगा कवित्री ऐसा लिखते हो तो बहुत गलत लिखते हो। फिलहाल कब इत्री होता है, ये तीनों सही है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 18 नंबर का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है आपका वाक्य से। देखिए 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अगर हम देखें ये वाला वाक्य, ये नहीं, इसमें नहीं रखा जाता है। सरल वाक्य वो होता है जिसका एक उद्देश्य एक विधेय होता है, जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक, और मिश्र वाक्य में भी संयुक्त वाक्यों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन में ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी दुनिया का, अब हो सकता है एग्जाम में ये वाला ना आए, लेकिन एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कभी भी फेल नहीं होगी। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। कभी वाक्य अगर लिखकर आ जाए, मुझे बताओ कि तुम कहां और कहां रहते हो, मुझे बताओ कि तुम कब आओगे, है ना? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसे सेंटेंस में जब कोई भी जुड़ाव, यानी कोई भी जुड़ाव जो है किससे हुआ हो, कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है किससे? की से जुड़ा हुआ है, तो जो की से जुड़ा हुआ है वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखिए जब 2 सेंटेंस आपस में की से जुड़े हुए हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसकी ट्रिक है कि उसको मिश्र वाक्य आपको लॉक कर देना है। मिश्र वाक्य यानी मिक्सअप में आने वाले जितने भी सेंटेंस हैं वो यहां पर आ जाएंगे। बहुत से उद्देश्य, बहुत से विधेय, बहुत से कर्ता, बहुत सी क्रियाएं। आंसर हमारा डी लॉक होगा। मैं फिर से बताऊंगा, यहां पर अगर की आ जाए,
और यहां पर अगर और या तथा आ जाए, मैं आगे हम संयुक्त वाक्य को भी करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कोई बताएगा? ठीक है, देखिए कोकिला की बात करें तो कौवा तो होता ही होता है, कौवा भाई कौवा होता है, जिसको काक कहा जाता है। कौवे से कोकिला का मतलब क्या होता है ना। पिसुन की बात करें तो पिसुन का मतलब होता है यहां पर टेलेटेल, जिसको कहा जाता है कि बहुत ही गंदा व्यक्ति, चुगलखोर, नीच व्यक्ति। पिसुन को क्या कहा जाता है? चोर भी कहा जाता है। लड़ाई लगाने वाला जो व्यक्ति होता है वो पिसुन कहलाता है, यानी ये आंसर होगा नहीं। और अनंग की बात करेंगे दोस्तों, अनंग की बात करेंगे तो क्या होता है बताइए? आंसर तो हमारा थर्ड हो जाएगा। अनंग का मतलब होता है आकाश होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 21 आपके स्क्रीन पर है। 21 में चीजों को समझिएगा। अर्धस्वर, देखिए स्वर तो आपने सुना होगा और अर्धस्वर भी सुना है। जिसने नहीं सुना है आप जान लीजिएगा, स्वर 11 होते हैं। और ये स्वर किसे कहा जाता है? स्वर कहा जाता है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। ये बहुत ही बेस है। अर्धस्वर वो होता है जहां पर देखिएगा आप इनको दो, देखिए अर्धस्वर की बात हम कर लेते हैं तो अर्धस्वर बेटा हमेशा दो ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शंस में ऐसे आ जाए तो आपको क्या लॉक करना है? दो लॉक करना है। इसके साथ ही साथ अर्धस्वर के साथ ही साथ ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उन्हीं में से 2 ये यावा भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है संधि से बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन क्या है? कहता है कि संधि 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में एक ऐसा ऑप्शन आपको छांटना है जो संधि का प्रकार नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग और अनुस्वार संधि। देखिएगा, अगर आप स्वर संधि की बात करोगे, व्यंजन संधि की बात करोगे, विसर्ग की बात करोगे तो ये प्रकार होते ही है, ये टाइप होते हैं। लेकिन अनुस्वार संधि को नहीं रखा जाता है। अनुस्वार संधि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। संधियों की बात अगर करें तो संधि क्या है? संधि दोस्तों वर्णों का मेल है। क्या है बेटा? वर्णों का मेल ही क्या है? संधि माना जाता है। तो इसलिए मुझे कॉन्सेप्ट में बताने में कोई समस्या नहीं है कि वर्णों का मेल ही संधि है और शब्दों का मेल ही समास है। दोनों चीजें याद रखिएगा, शब्दों का मेल समास है और वर्णों का मेल संधि है। एक क्वेश्चन अलग चैप्टर से लेता हूं, चैप्टर का नाम है विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण है एडजेक्टिव। क्या भैया? एडजेक्टिव को ही हम विशेषण कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव को हिंदी रूपांतरण में हम विशेषण कहते हैं। क्लियर है? एन एडजेक्टिव इज, आप बचपन के दिन याद करो, एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता का वर्णन करता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का वर्णन करता है, वही क्या है? विशेषण है। मानव में मानवता है ना, मानवता है या मानवीकरण है? बताइए, दो चीजें आपके स्क्रीन पर हमने टिक करी हैं, 23 में ए ऑप्शन और 23 में सी ऑप्शन। क्या आंसर हो सकता है? देखिए, मानवता होगा या मानवीय होगा, या फिर मैं जाऊंगा यानी मानवीकरण होगा या फिर मानवीय होगा। केवल 3 ऑप्शंस की बात करेंगे, जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं तो आपको गुमराह करूंगा क्योंकि हो सकता है पीछे वाला व्यक्ति आपके, जब आप एग्जाम हॉल में पेपर दे रही हो तो पेन करे, अरे इसका यही आंसर है, अरे ये पढ़ के आया होगा। उस समय आपके ऊपर विश्वास अपने आप पर होना चाहिए। देखिए मानव है तो उसमें गुण कैसे होंगे? अरे मानवीकरण नहीं, मानवीय गुण होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जो देव होता है उसको दैवीय कहा जाता है। कहते हैं दैवीय आपदा, तो वो क्या हो जाता है? मानव, मानवीय आपदा, जो कृत्रिम रूप से मनुष्य जिम्मेदार है। आंसर हमारा डी हो जाएगा, विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी साहित्य का 9वां रस क्या है? देखिए रसों की बात अगर मैं करता हूं तो रसों में देखिएगा, रसों का जनक कौन है? रसों का जनक है भरत मुनि, है ना। तो भरत मुनि रसों के जनक हैं। इन्होंने कितने टाइप्स बताए हैं? तो 8 प्रकार के इनके अनुसार है। किनके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। 9वां रस दोस्तों कौन सा है? 9वां रस कौन सा है बताइए? शांत रस है। और शांत रस की बात अगर यहां पर आ जाती है तो शांत का मतलब होता है जहां पर वैराग्यता उत्पन्न होती है। शांत में एक चीज मैं आपको और बता दूं, निर्वेद इसका क्या होता है? स्थायी भाव होता है। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 9वां रस, क्वेश्चन में कभी कभी अगर ये आ जाए कि भरत मुनि ने इनमें से कौन सा रस नहीं बताया था, अगर ये क्वेश्चन हो तो बताओ। तो भरत मुनि ने शांत रस को नहीं बताया था। बाद में वात्सल्यता को भी 11वें और 12वें में जोड़ा गया। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो शांत रस में हमें कतई गलती नहीं करना है। शांत रस एक 9वां रस है जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, उसको भरत मुनि ने डिस्क्राइब नहीं किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 25। अब देखिए, एक विशेषण शब्द से फिर क्वेश्चन आया है कि चारित्रिक विशेषण शब्द मूल शब्द कौन सा है? यानी चारित्रिक क्या है? एक विशेषण शब्द है। अब की बार बिल्कुल उल्टा पूछ लिया है। चारित्रिक अगर विशेषण शब्द है तो इसका मूल शब्द क्या होगा? देखिए भैया, अगर मैं ये कहूं कि चारित्रिक बना कैसे है? चारित्रिक बना है चरित्र से। क्या है? अगर मैं ये कह दूं यहीं पर चरित्रहीन, तो ये बताओ चरित्रहीन का मूल शब्द क्या है? चरित्र ही होगा। चाहे वो चारित्रिक लगा दो, चाहे वो चरित्रहीन लगा दो, मूल शब्द सबका बाप यही है। अगला क्वेश्चन, तत्सम से क्वेश्चन ले लिया है। 26 नंबर कहता है कि नारियल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? आपको बताना पड़ेगा। हाँ जी, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारिकेल होता है। अब नारिकेल में देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नारिकेल नहीं होता है, नारिकेल नहीं होता है। क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27। अब देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया है ये वाला,
दिए गए विकल्पों में से क्रोधाग्नि में कौन सा समास होगा? क्रोधाग्नि की बात करी जा रही है। क्रोधाग्नि, अब देखिए ये बताइए, इसको तोड़ना है। हमेशा एक ट्रिक याद रखो, समास कोई भी हो दुनिया का तो एक ट्रिक है, उसको तोड़ लीजिए। क्रोध और अग्नि में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ये बताइए मुझे, क्या इसमें डिजिट आ रहा है? नहीं। क्या इसमें कोई भी विभक्ति आ रही है? नहीं। क्या इसमें कोई दोनों पद प्रधान है? नहीं, द्वंद्व नहीं है। क्या बहुब्री हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई तीसरा अर्थ है नहीं। हां, अग्नि कैसी है? क्रोधित है। तो इसलिए इसकी विशेषता है ऑप्शन नंबर डी। जहां पर विशेषण पद प्रधान हो, विशेषता बिल्कुल होगी, और विशेषता होगी तो कर्मधारय बिल्कुल होगा। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, 28 आसान नहीं है, ध्यान से पढ़िए। अब आसान क्या है इसमें, अगर मैं थोड़ा सा वर्तनी इसमें हमने गलत कर दी, नहीं तो आसान नहीं था, अभी आसान हो जाएगा। अब यह आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो निधन कलंक का निष्कलंक होता है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। संधि विसर्ग है, विसर्ग संधि स्वर और व्यंजन के मेल से बनने वाली संधि है, तो आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। दिए गए विकल्पों में से मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने कहा आपसे, अब बिल्कुल बच्चे कम होंगे, हजारों बच्चों में 1000 बच्चे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार कनेक्शन बच्चों का नहीं मिल रहा है, क्योंकि मौसम खराब है और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कभी कभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, शाम को नेट ही कहीं ना कहीं काम नहीं करता है, ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। दिए गए विकल्पों में मुख दर्शन में कौन सा समास होता है? तो मुख दर्शन। अच्छा ये बताओ, किसके दर्शन? मुख के दर्शन। और जहां पर मुख के दर्शन होंगे तो तत्पुरुष समास होगा कि नहीं होगा? आंसर हमारा सी होगा ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, बहुत आसान प्रश्न है, आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। सर जी मेरा रिदम खराब हो गया है, हमसे ज्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं। रिदम तो बनाए रखो, रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है, देखिए बहुत आसान है। देखो रिदम बनाने के लिए देखिए क्या करना क्या है। अमृत की बात करें तो क्या हो सकता है? क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। क्या क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं? या तो क्वेश्चन का आंसर पता हो तो मार दीजिए, या क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट मेथड से करिए, यानी कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है बताइए। देखिएगा, अमृत की बात अगर कर लें तो अमृत में क्या आता है? सुधा आता है। अमृत में सुधा आता है, अमृत में सोम आता है, अमृत में आपने खूब सुना होगा, पीयूष सुना होगा। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो कोई नहीं आ रहा है। एक आपने अमीय भी बहुत सुना होगा, अमीय है ना, अमीय जो है सुना होगा, लेकिन क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा, क्या है, मैं ये कहूंगा कि सुरभोग तो सुना होगा ना, अमृत में सुरभोग आता है। रसाल का मतलब आम होता है। टिकबंधु का मतलब क्या होता है बेटा बताइए? टिकबंधु का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ठीक है, हाँ जी बताइए। एक उत्सव होता है, एक उत्सव होता है जो उर्दू भाषा का एक शब्द है पिकबंधु, और अगर हिंदी में देखें तो उसको कहा जाता है जश्न ए रेख्ता। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर 31। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली, 31 और 32 एक ही चैप्टर से कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि अगर 31 और 32 आपने पढ़ लिया तो आपका कोई भी उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं वादे के साथ कहता हूं, क्योंकि वर्षों का अनुभव है और देश की नंबर 1 हिंदी गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर मिलियंस बच्चों के साथ। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में यह कहा जाए कि कोई दो क्रियाएं हैं, दो क्रियाओं में एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया तुरंत स्टार्ट हो, कंडीशन यह है कि तुरंत स्टार्ट हो, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। कुछ यही इसमें भी छुपा हुआ है कि भाई एक क्रिया और दो क्रिया, दूसरी क्रिया पहले होने यानी पूर्ण होने के पहले एक क्रिया आती है, यानी रमेश खाना खाकर ऑफिस चला गया, तो याद रखिएगा वहां पूर्वकालिक क्रिया होगी। अगर आप नहीं समझे तो आइए 32 नंबर में आपको समझाते हैं। यहां कहना है, कहना हो गया, कोई बात नहीं, खाना कर लीजिए। देखिए, रमेश खाना खाकर खेलने चला गया। जब कंडीशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कंडीशन यह है कि पूर्वकालिक क्रिया तभी होगी जब एक काम खत्म हो और दूसरा तुरंत स्टार्ट हो जाए। तुरंत स्टार्ट होना चाहिए, कंडीशन यह है। रमेश ने खाना खाया, तुरंत क्या चला गया? खेलने। रमेश खाना खाकर सो गया, पिताजी नहाकर पूजा करने लगे, पिताजी नहाकर ऑफिस चले गए, पिताजी खाना खाकर खेत पर चले गए। तो याद रखना है कि पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि लास्ट में कर जरूर आएगा और एक साथ में दो क्रियाएं होंगी ही होंगी। अगला क्वेश्चन है 33। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। बहुत बढ़िया, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टाइमिंग बच्चे पूछ रहे हैं रात्रि 8 बजे के लिए, देश की नंबर 1 हिंदी। सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। बहुत बढ़िया। प्रवीण, जेएसए का एग्जाम है और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास अभी टाइम है। और मुझे लगता है कि परेशान होने में अगर तुम्हारा फायदा है, टेंशन लेने में अगर तुम्हें फायदा लग रहा है, तो उस टेंशन को जरूर लीजिए और भर भर के लीजिए। मैं आपसे क्या पूछता हूं,
अगर टेंशन लेने में आपको फायदा लग रहा है तो टेंशन इतनी लीजिए, किसी को कंटाप पे मार दीजिए, तुम्हारे मुकदमा हो जाएगा, किसी को गोली मार दीजिए, मुकदमा हो जाएगा, है ना। तो टेंशन तुमको मिल जाएगी। तुम्हारा अगर फायदा है तो भैया जरूर लीजिएगा। लेकिन अगर टेंशन से अगर तुमको दिक्कत है, नुकसान है एग्जाम में, तो टेंशन ना लेकर एग्जाम का सिलेबस निकालो और एग्जाम में पढ़ने बैठ जाओ। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, सफल होने के लिए एक ही काम करना है, मानो कल एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 33, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यदुनंदन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है 34, बताइए। हाँ, रोज चलेगी बेटा। 8 बजे रोजाना लाइव क्लास, और सारे सब्जेक्ट को रात्रि 10 बजे पढ़ाते हैं हम। जीके सेक्शन में सारे सब्जेक्ट रात्रि 10 बजे, और देश की नंबर 1 हिंदी रात्रि 8 बजे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये तो बहुत आसान है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें सा 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 ये स्पर्शित व्यंजन भी कहलाते हैं। आंसर हमारा टी हो जाएगा। 35 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। आपसे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का अर्थ है? कौन सा शब्द सूर्य का अर्थ है, बताइए। देखिए, सूर्य के अर्थ के लिए आप अंशुमाली मार दो, सूर्य के अर्थ के लिए आप दिनकर मार दो, सूर्य के लिए आप रवि मार दो, सूर्य के लिए आप भास्कर मार दो, है ना, क्या दिक्कत है? तो यहां पर ये सारे शब्दों के पर्यायवाची के रूप में, अर्थ के रूप में अंशुमाली वर्ड सबसे सटीक बैठता है। 36 आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहता है कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा है? अब देखो, कॉन्सेप्ट में कुछ है नहीं खास। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बताइए जो शब्द, जो वाक्य में ये शब्द यूज हुआ है धोखा, ये धोखा कैसी संज्ञा है? देखो, संज्ञा प्रमुख प्रकार में 3 ही होती हैं। एक होती है जातिवाचक, एक होती है व्यक्तिवाचक, और एक होती है भाववाचक। बाद बाकी 2 संज्ञाएं और बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। फिलहाल अगर हम देखेंगे, इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि जहां पर क्या, जहां पर आप चीजों को केवल महसूस कर पाओ, देख ना पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 37, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से पंचमढ़ी शब्द में कौन सा समास होगा? पंचमढ़ी की अगर मैं बात करता हूं तो ये बताइए, पंचमढ़ी, ये बताओ यहां पर कॉन्सेप्ट में क्या कोई विशेषता है? नहीं। क्या इसमें कोई डिजिट आ रहा है? बिल्कुल आ रहा। कितना डिजिट आ रहा? 5 आ रहा, और 5 आ रहा तो संख्यावाची पद के लिए दिगु तो मारेंगे ना। क्लियर है ना। अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। 38 नंबर, 38 नंबर कहता है स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि की बात अगर करी है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, संधि के जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं, और 3 होते हैं तो स्वर संधि में स्वरों का होता है, और स्वरों का होता है तो ऑप्शन नंबर ए होता है। संधि में किसका होता है? संधि में मेल होता है वर्णों का, और स्वर संधि में होता है स्वरों का, है ना। एक तरीके से वो वर्ण ही है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 आपके स्क्रीन पर है। चलो भाई बताओ, 39 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भूषण का विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है? विलोम शब्द के लिए आपको एक चीज याद रखना है कि विलोम शब्द को आपको बताना है तो भूषण एक ऐसा शब्द जो मैंने आपसे कहा कि भाई ये भी टॉप 100 लिस्ट में आता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, इसमें कोई व्याख्या नहीं है। भूषण का होता है दूषण हो जाएगा, उत्तम का होता है सौम्य हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या क्या है? संचारी भाव ये कहां पर यूज होते हैं? ये एक रसों का पार्ट है। संचारी भाव रसों में होते हैं। एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव की जो संख्या होती है, क्या स्थायी भाव की जो संख्या होती है वो 11 होती है। आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, जैसे जिस तरीके से स्वर आपको पता है 11 होते हैं, और व्यंजन आपको पता है ना 33 होते हैं। इसी तरीके से रसों में होता है एक स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव होते हैं आपके 11, और संचारी भाव कितने होते हैं? 33, है ना। यहां पर भी 11, और यहां पर भी 33, यहां पर भी 11, यहां पर भी 33। संचारी भाव पूछा है तो 33 हो जाएगा। अगला, देहलता में कौन सा समास होगा? लास्ट के 10 प्रश्न में आपको करने हैं मात्र 6 प्रश्न। ये देखते हैं, तैयारी पर रखते हैं। देहलता में कौन सा समास है? देहलता, अब ये बताओ, हमने लता को अलग कर लिया और देह को अलग कर लिया। लता कैसी है? देह रूपी। जहां पर विशेषता होगी वहां पर कर्मधारय आएगा, और विशेषता मतलब विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा, विशेषण पद प्रधान होगा तो कर्मधारय लॉक होगा ही होगा। 42, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस कैसा है? शांत रस देखिए, शांत रस नौमा रस है, ठीक है ना। शांत रस नौमा रस है। शांत रस में अगर देखा जाए तो निर्वेद होता है, जहां पर वैराग्यता की उत्पत्ति होती है। आंसर हमारा सेकंड लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43, आपको लॉक करना है। जो आंख के समक्ष ना हो, अब देखिए जो हमारे समक्ष हो ही ना, हमारे सामने हो ही ना, तो बताइए क्या होगा? अनदेखा होगा, परोक्ष होगा, अपरोक्ष होगा, अज्ञात होगा। जो आंख के समक्ष ना हो तो हमसे कहेंगे कि भैया उसको कहा जाएगा क्या? उसको क्या परोक्ष कहेंगे? बताइए, क्या दम है परोक्ष और अपरोक्ष कहने की? बताइए। हाँ, यही तो है ना दोस्तों। अब देखिए, यहां पर बिल्कुल उल्टा होता है।
जो अपरोक्ष होता है ये होता है प्रत्यक्ष, और जो परोक्ष होता है इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष। अब बताओ, अब तो आ गया होगा ना समझ में? गलत कर लिया भैया, क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। क्वेश्चन इतना आसान नहीं था जितना आप 43 को समझ रहे थे या समझ रही थी। अब बताओ, देखो भैया, परोक्ष में क्या होता है? जो चीज ओझल हो, ओझल, जो चीज आंखों के सामने है ही नहीं, समझो। परोक्ष में क्या होता है? जो आंखों के सामने नहीं है, जो ओझल है, जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, सीन ही नहीं है। और अपरोक्ष को कहते हैं प्रत्यक्ष कहा जाता है, जिसका प्रमाण आपकी आंखों के सामने हो। तो समझ गए ना कि बिल्कुल उल्टा है? समझ रहे ना? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। गलत कर दिया। थैंक यू रोहित। कोई बात नहीं प्राची, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। निम्नलिखित में उस व्यंजन मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, सासा बस इस बार 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कहता है भैया निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास रामचरितमानस को लिखा है, रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। गीतावली की बात करें तो लिखा गया है, श्री कृष्ण गीतावली की बात करें तो लिखा गया है ना? बताइए। और अगर मैं कह दूं भक्तमाल जो रचना है वो किसकी है, तो भक्तमाल जो रचना है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही नहीं लिखा है, भक्तमाल को लिखा है, रिटन बाई नावादास ने लिखा है। क्या? नावादास ने लिखा है, गुरु नावादास ने लिखा है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा, बहुत बढ़िया। इसकी रचना लगभग 1585 के तौर पर करी गई थी, 1585 ईस्वी में की गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 316 अध्याय है इसमें। पुस्तकालय शब्द में अगर देखा जाए तो किस समास का यहां पर उदाहरण मिलता है? पुस्तकालय, पुस्तक के लिए एक आलय, यानी जो आलय होता है उसको घर कहा जाता है। पुस्तक का मतलब होता है पुस्तक, पुस्तक रखने के लिए जो आलय होता है, मैं कह सकता हूं कि यहां पर तत्पुरुष हो जाएगा। रसोई घर, पुस्तकालय, अनाथालय, है ना? ये क्या है? ये सभी दोस्तों होते हैं तत्पुरुष समास। 47 में कॉन्सेप्ट आ गया है, देखिएगा। उस विकल्प का चयन करना है जो सही वाक्य का भेद है, सही वाक्य का विलोम है, सही वाक्य का विकल्प है। यहां पर वाक्य क्या है? सबसे पहली बात देखिए, कॉन्सेप्ट भी बताता हूं, ट्रिक भी बताता हूं। ट्रिक देख लीजिएगा। इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। ट्रिक यह है कि कोई वाक्य और से जुड़ा हो, कोई वाक्य तथा से जुड़ा हो, और या तथा से जुड़ने वाले। देखिए, इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। यहां पर एड है और, तो ये और है ना, ये दोस्तों आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कोई वाक्य तथा और से जुड़ा हो तो संयुक्त वाक्य होता ही होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जो कानून के विरुद्ध हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस पूरे 50 क्वेश्चन में एक शब्द से भी प्रश्न लिया है जो आपके स्क्रीन पर है। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में जो बच्चे नए हैं वो अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट करें, प्यारा सा जिला कमेंट करें। और 8 बजे इसका टाइम है, सब्सक्राइब कर लें। 10 बजे जीके के सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 1 घंटा क्लास चलती है रात के 10 बजे। सारे सब्जेक्ट को, पॉलिटी से लेकर ज्योग्राफी से लेकर कंप्यूटर से लेकर जितने भी चैप्टर आते हैं